गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन क्या करने वाले हैं ना, आज अपना रिवीजन लेक्चर सीरीज का अगला चैप्टर अपन रिवाइज करने वाले हैं, जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम को अपन क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, अपन सबसे पहले बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस का। सर रेजिडेंशियल स्टेटस अपन कैसे निकालते हैं? देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस आपको निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से वाले पर्सन हो, आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो या फिर आप फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, जुडिकल पर्सन, कंपनी वगैरह हो। अगर आप इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हो तो आपके केस में क्या होगा ना, आप भी रेजिडेंट बनोगे या नॉन रेजिडेंट बनोगे, और ये सेम टू सेम फर्म वगैरह भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनने वाली है। बट आपके केस में क्या होगा ना, आप इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आपके केस में रेजिडेंट बनने के बाद आप में और दो बातें चेक की जाएगी कि आप आर ओ आर हो या आप आर एन ओ आर हो, आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या फिर आप रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, ये आपके केस में चेक किया जाएगा। देखो, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो आप रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बनोगे, और रेजिडेंट में भी आप ओआर या अनओआर बनोगे। बट अगर आप फर्म, आईओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन या कंपनी है तो आप ओनली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट यहाँ पे बनने वाले हो। चलिए, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे इंडिविजुअल के केस में? इंडिविजुअल के केस में अपन कैसे चेक करने वाले हैं, तो अपन को देखना पड़ेगा कि जो बंदा है वो कौन है, वो बंदा है वो कौन है। यहाँ पे तीन बातें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, तीन डब्बे जो मैंने बनाए हैं, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, इनको अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले, जो बंदा है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर वो नौकरी के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, अगर वो नौकरी के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, या फिर वो इंडिया छोड़ रहा है एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप, एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप अगर इंडिया छोड़ रहा है, तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि जिस साल में वो इंडिया छोड़ रहा है, उस साल में, जिस साल का अपन असेसमेंट कर रहे हैं, उस साल में वो 182 डेज इंडिया में रहा है या नहीं रहा है। अगर रहा है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अगर वो इंडिया में रहा है 182 डेज तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, इंडिया का नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब जो इंडिया का सिटीजन रहा है पहले, मतलब रहता वाली बार हो पर उसका जन्म वगैरह इंडिया में, उसका दादा परदादा वगैरह इंडिया में जन्मे है, उसको बोलते हैं इंडियन ओरिजिन से उसका जन्म हुआ है। कम ऑन विजिट इन इंडिया, अगर वो इंडिया में क्या आता है, विजिट करने के लिए आता है, ऐसे घूमने फिरने के लिए आता है। अगर वो ऐसा कोई बंदा है तो उसके केस में अपन चेक करेंगे, अगर वो इस साल में 182 डेज इंडिया में रहता है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। सर, क्या एक ही कंडीशन चेक करेंगे? क्या हम एक ही कंडीशन चेक करने वाले हैं? ओनली फॉर एक कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन मीट होती है तो वो रेजिडेंट है, अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती है तो वो नॉन रेजिडेंट है डायरेक्टली। आपको कोई भी दूसरा कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है इन पर्सन के केस में। कौन कौन से पर्सन के केस में? एक तो अगर पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप, इंडिया छोड़ के जा रहा है, और तीसरा कोई बाहर का बंदा है, मतलब इंडिया का बंदा है जो बाहर रहता है, वो इंडिया विजिट करने के लिए आता है, तो उसके केस में अपन ओनली ये वाली कंडीशन यहाँ पे चेक करने वाले हैं। इनके अलावा कोई भी इंडिविजुअल है, इनके अलावा कोई भी इंडिविजुअल है तो उसके केस में अपन कैसे चेक करेंगे कि वो रेजिडेंट है या नहीं है? तो उसके केस में अपन चेक करेंगे कि वो इस साल में 182 डेज इंडिया में रहा है या नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल नहीं रहा होगा तो एक और कंडीशन है, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन कहता है इस साल में आप 60 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हो। मतलब अपना पहला कंडीशन क्या था, इस साल में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहते हो या फिर 182 डेज इंडिया में रहते हो। तो अपना इसका दूसरा वाला कंडीशन क्या कहता है, अगर आप इस साल में ओनली 60 दिन रहते हो, कोई दिक्कत नहीं, 60 या उससे ज्यादा रहते हो, और पिछले 4 सालों में, मतलब इस साल को छोड़ दीजिए, इसके पिछले 4 सालों में आप 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो, तो आप इंडिया के क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे। अब मेरी बात समझना, अगर आप एज ए एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, इंडिया छोड़ के जा रहे हो, एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, या फिर आप इंडियन सिटीजन हो और आप इंडिया विजिट करने के लिए आ रहे हो, तो आपकी केस में ओनली एक कंडीशन चेक की जाएगी, 182 डेज वाली। बट इनके अलावा अगर आप कोई भी इंडिविजुअल हो तो आपके केस में दो कंडीशन है, इन दोनों में से अगर आपने एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। वो अगर आप इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रहते हो इंडिया में, या फिर आप इस साल में 60 दिन या उससे ज्यादा रहते हो, पिछले 4 सालों में आप 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हो, तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। स्टे इन इंडिया का मतलब क्या होता है? स्टे इन इंडिया मतलब होता है आप अगर टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में हो ना, तभी आप क्या बन जाओगे, इंडिया में ही माने जाओगे। चलिए, और ध्यान रखना, जिस दिन आप इंडिया छोड़ते हो, जिस दिन आप इंडिया में आते हो, वो दोनों ही दिन आपके इंडिया में माने जाते हैं, वो दोनों ही दिन आपके इंडिया में माने जाते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप। अगर आप ऐसा जॉब इंडिया छोड़ रहे हो एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप, उसके केस में क्या होगा ना, जिस दिन आप इंडिया से जाते हो उसको अपन बोलते हैं ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट, और जिस दिन आप इंडिया में वापस आते हो उसको बोलते हैं साइनिंग ऑफ डेट। ये दोनों ही दिन क्या माना जाएगा, इंडिया के बाहर माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, सब केस में क्या होगा ना, जिस दिन आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, जिस दिन आप इंडिया में वापस आ रहे हो, वो दोनों ही दिन आपके इंडिया में माने जाएंगे और वो दोनों ही आपके इस काउंटिंग में इंक्लूड होने वाले हैं। बट इन केस ऑफ क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप, अगर आप जिस दिन इंडिया छोड़ के जा रहे हो, जिस दिन आप इंडिया में आ रहे हो, वो दोनों ही दिन आपके इंडिया के बाहर माने जाएंगे, वो इंडिया में नहीं माने जाएंगे।
अब कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिनका इंडिया से इनकम, इंडिया से जो एक्रू अराइज जो इनकम उसका हुआ है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तब वो रेजिडेंट बन जाएगा अगर वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो अगर वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो कौन सी वाली कंडीशन, अगर वो इंडिया में 182 डेज इंडिया में इस साल में रहता है और पिछले इस साल में वो 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है और पिछले 4 सालों में 365 डेज उससे ज्यादा इंडिया में रहता है, तो वो क्या बन जाएगा, दोनों में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इंडिया का वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे सर 60 दिन था ना, मैं कौन से वाले बंदे की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले बंदे की बात कर रहा हूँ, राइट, मैं इस वाले बंदे की बात कर रहा हूँ। अगर ये वाले बंदे का केस में अपन एक ही कंडीशन चेक करते 182 दिन वाली, पर यहाँ कहते हैं कि अगर उस बंदे का इनकम इंडियन सोर्स से 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसके केस में दोनों कंडीशन देंगे, पर दूसरी वाली कंडीशन में 60 दिन को बढ़ा के 120 दिन कर दिए इन्होंने। अगर आपका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा है तभी आपको ये कंडीशन चेक करना है, अगर आपका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपके लिए एक ही कंडीशन रहने वाला है, ये रेजिडेंट है या नहीं है वो जानने के लिए। अगर इंडियन सोर्स से 15 लाख से ज्यादा इनकम है उसका तो आप ये वाला चेक कर सकते हैं। अगर सर बंदा क्या करता है ना, वो 365 दिन पिछले सालों में नहीं रहता है, 365 दिन पिछले सालों में नहीं रहता है, बट वो इस साल में क्या करता है 120 दिन से ज्यादा है और 182 दिन से कम रहता है, तो वो क्या बन जाएगा ना, वो आर एन ओ आर बन जाएगा, वो बन जाएगा आर एंड एन ओ आर बन जाएगा, मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो बन जाएगा। चलिए सर मान लीजिए एक बंदे का इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, वो इंडियन सिटीजन है और वो रेजिडेंट नहीं रहता है अपने यहाँ पे रेजिडेंट नहीं बनता है, वो नॉन रेजिडेंट है। चलिए वो इंडिया में 10 दिन ही रहा है अपने इस साल में, अगर वो नहीं रहता है रेजिडेंट और उसका इनकम इंडियन सोर्स से 15 लाख रुपए से ज्यादा है, वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्सेबल होगा नहीं। बट अगर जिस देश में वो रहता है वहां पर उसका इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, जिस देश में वो रहता है वहां पे उसका अगर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है और वो इंडियन सिटीजन है, तो गवर्नमेंट बोलती है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर बन जाएगा, उसकी जो इंडिया की इनकम है उस पर हम टैक्स लगा देंगे इंडिया में। मेरी बात समझना, गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आपका बाहर टैक्स नहीं लग रहा है और आप इंडियन सिटीजन है तो एक काम करो ना, आप हमको आर एन ओ आर मान लेंगे और आपकी जो भी इंडिया की इनकम है उस पर हम टैक्स लगा देंगे इंडिया में। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के केस में आप रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करने वाले हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि एचयूएफ का वोनली कंट्रोल कहां से हो रहा है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इस अफेयर वोनली और पार्टली इन इंडिया, इंडिया से हो रहा है तो वो रेजिडेंट है, अगर इंडिया से नहीं हो रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट है। अब इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में चेक करेंगे कि वो आर ओ आर है या एन ओ आर है, यहाँ से तो क्या बनेगा, ओनली रेजिडेंट बनेगा। अब रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो अपन कैसे चेक करने वाले हैं, तो सर इंडिविजुअल केस में समझ में आता है अपन खुद हैं। एचयूएफ के केस में किसको चेक करेंगे, एचयूएफ केस में अपन कर्ता का चेक करेंगे कि वो आर ओ आर है या आर एन ओ आर है। अब देखो कैसे चेक करेंगे, अब वो रेजिडेंट तो बन चुका है, अब रेजिडेंट बन चुका है इस साल का, अब उनको देखना पड़ेगा पिछले, इस साल को छोड़ दीजिए, उसके पिछले 10 सालों में, पिछले 10 सालों में वो किसी भी 2 साल में रेजिडेंट है क्या, मतलब पिछले भी 2 सालों में रेजिडेंट है क्या, वो रेजिडेंट कैसे चेक करेंगे, सेम इसी कंडीशन से हम चेक करने वाले हैं कि पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 साल में वो रेजिडेंट है क्या, और इस साल को छोड़ के पिछले 7 सालों में वो 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है क्या, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो बन जाएगा आर ओ आर, वो बन जाएगा आर ओ आर, अदरवाइज वो बन जाएगा, अदरवाइज आर एन ओ आर वो बन जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। चलिए इसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, इसको अगर आप कर लेंगे तो आपको सारी क्लियरिटी यहाँ पे हो जाएगी। चलिए रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस अपन चेक करेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का चेक करेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का चेक करेंगे, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन केस में अपन क्या चेक करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस अपन चेक करने वाले हैं। सेम टू सेम आपका एचयूएफ का जैसा हुआ था वैसा का वैसा यहाँ पे होने वाला है। अगर वो इंडिया से कंट्रोल होता है पार्टली या वोनली तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट वो बन जाएगी। रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कंपनी का, तो कंपनी का चेक करते हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो इंडियन कंपनी है, जो इंडियन कंपनी है वो ऑलवेज भी रेजिडेंट होगी। अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है ये इंडियन कंपनी है या इंडिया के लॉ में रजिस्टर्ड हो रही है तो ऑलवेज भी रेजिडेंट रहेगी। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उसको चेक करना पड़ेगा उसका पोएम कहाँ है। पोएम सर वो बचपन में पढ़ाते वो वाला पोएम, वो वाला पोएम नहीं है, ये दूसरा पोएम है। इस पोएम का फुल फॉर्म होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आपका कहां पे है, मतलब आप इफेक्टिवली कहां से मैनेज कर रहे हो अपनी कंपनी को, वो वाली जगह क्या बन जाएगी। अगर वो आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, अदरवाइज आप क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट बन जाओगे, अदरवाइज आप क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। पोएम का मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस वेयर फ्रॉम की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर मेड। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इन एग्जांपल को अगर आप ढंग से करोगे तो आपका काम
बन जाने वाला है। अब बात करते हैं स्कोप और टोटल इनकम का। कौन कौन सा इनकम उनका इंडिया में टैक्सेबल होने वाला है। अगर ROR की बात करें, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की अगर बात करें अपन, तो उसका पूरी दुनिया का इनकम, कहीं से भी उसको इनकम हुआ वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। RNOR की बात करें तो ओनली इनकम रिसीव्ड अक्रू अराइज और डीम्ड टू बी रिसीव्ड अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब ऐसी इनकम जो इंडिया में अक्रू हुई है, अराइज हुई है, या फिर रिसीव्ड हुई है, या फिर डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन रिसीव्ड इन इंडिया है, वो वाली इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। और कोई बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो वो बाहर वहां कहीं सर्विस दे रहा है, तो वो वाली भी इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल यहाँ पे हो जाएगी। मतलब उसको इंडिया से कनेक्टेड कोई भी इनकम होता है तो उसका इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज सारा इनकम उसका टैक्सेबल नहीं होने वाला है। नॉन रेजिडेंट की बात करें तो उसका इनकम रिसीव्ड अक्रू अराइज और डीम्ड टू बी रिसीव्ड अक्रू अराइज इन इंडिया टैक्सेबल इंडिया में हो जाएगा, अदरवाइज उसका कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये सर ये जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है वो वाला इनकम वो नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होने वाला है। सर रिसीव्ड का मतलब क्या होता है। रिसीव्ड का मतलब होता है फर्स्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब होता है फर्स्ट रिसीव्ड। फर्स्ट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है सर, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बाहर जॉब करते हैं, आप फॉरेन में जॉब करते हैं, वहां से आपको सैलरी मिलता है, तो एक बार आप क्या करते हैं ना, सैलरी को अपने फॉरेन के अकाउंट में कंपनी आपके ट्रांसफर करती है, तो आप फिर फॉरेन अकाउंट से क्या करते हो ना, इंडिया के अकाउंट में आप पैसे को लेके आते हो। क्या सर वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा कि आपको इंडिया में रिसीव्ड हुआ है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट रिसीव्ड कहाँ हुआ था, कंपनी से, आपके फॉरेन के अकाउंट में हुआ था, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा अगर आप नॉन रेजिडेंट है या फिर आप RNOR है तो। बट अगर फॉरेन की कंपनी ने क्या किया, सीधा वो पैसा आपके इंडियन अकाउंट में डाल दिया, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आप क्या करोगे, एग्जाम्पल से एक बार देख लोगे तो आपका सारा काम यहाँ पे बन जाएगा। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड की बात करते हैं। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड कौन सी मानी जाएगी? अगर आप RPF में कंट्रीब्यूशन करते हो 12% से ज्यादा अपने सैलरी का, या फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है 9.5% पर एनम से ज्यादा, वो आपका इंडिया में रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड मान लिया जाएगा। अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो 80CCD वाले में, 80CCD वाले में पेंशन स्कीम अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो, कौन कंट्रीब्यूशन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या फिर आपका एम्प्लॉयर करता है, तो आपका इंडिया में रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड मान लिया जाएगा। अगर आप URPF का पैसा RPF में ट्रांसफर करते हो तो ये भी आपका अमाउंट क्या माना जाएगा? ये आपका माना जाएगा डीम्ड टू बी रिसीव्ड और रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। देखो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। अमन हैड ए बैलेंस ऑफ ₹4 लाख इन URPF, ही ट्रांसफर दिस अमाउंट टू RPF। उसने क्या किया, 4 लाख को RPF में उसने ट्रांसफर कर लिया था। अमाउंट ट्रांसफर्ड 4 लाख इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड एंड इट इज टैक्सेबल, वो इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा उसका अमाउंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद ये बाकी वाले एग्जांपल लगेगा, क्या करेंगे आप फटाफट से देख लेंगे। एक्रू और अराइज क्या होता है? एक्रू अराइज क्या होता है? देखो एग्जांपल दे रखा है, मैंने डायरेक्टली इसका एग्जांपल दे रखा है और एग्जांपल अगर पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। इंटरेस्ट सैलरी ऑफ December 24 ड्यू ऑन 1 Jan 2025। दिसंबर की सैलरी उसकी 1 जनवरी को क्या हुई है, ड्यू हुई है। देन इनकम अक्रू और अराइज फ्रॉम 1 December to 31 December एंड पेमेंट रिसीव्ड आर ऑन ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस पे आपका क्या माना जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और एक्रू क्या माना जाएगा, वो 31 दिसंबर को ही एक्रू मान लिया जाएगा। अब बात करते हैं इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इंडिया की बात करते हैं। कौन सी इनकम है जो आपकी मान ली जाएगी कि वो एक्रू और अराइज इंडिया में हुई है? तो सबसे पहली बात करते हैं इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम। अब देखो इंडिया आपकी एक्रू अराइज का भी इनकम आउटसाइड इंडिया हुई है, पर जो इंडिया इनकम हुई है वो कहां से हुई है? एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, तो ये आपका डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। एनी प्रॉपर्टी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, जो आपको इनकम बाहर हुआ है उसका सोर्स इंडिया में, मतलब आपने इंडिया के कोई बैंक में FD करवा रखा है, उसका इंटरेस्ट आपको बाहर के अकाउंट में मिल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका सोर्स कहाँ है? इंडियन सोर्स है, तो आपका डीम्ड टू बी क्या माना जाएगा? एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। अगर आपका कैपिटल एसेट जो इंडिया में सिचुएटेड है, अगर आपका कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, तो वहां से उसको जो भी ट्रांसफर करने से या फिर वहां से कोई भी रेंटल इनकम आता है तो आपका इंडिया में टैक्सेबल होने वाला है। सैलरी एंड फ्रॉम ए सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, अगर कोई सर्विस आपने इंडिया में रेंडर करी है, अगर आपने कोई सर्विस इंडिया में रेंडर करी है तो उससे जो भी आपको सैलरी मिलता है वो आपको इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, वो इंडिया का आपका एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। ओनली सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। पता है वो फॉरेन की एम्बेसीज में अपने बंदे, अपनी एम्बेसीज में जो फॉरेन में बनी हुई है वहाँ पे अपने बंदे काम करते हैं, उनको अपनी गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो वो भी उनकी एक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाती है। और पता होगा ना आपका, उनका अलाउंस एग्जेम्प्ट रहता है इंडिया में, उनका अलाउंस ऑफ रिक्विजिट एग्जेम्प्ट रहता है, ये अपने सैलरी हेड में पढ़ा था। डिविडेंड पे करती है इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, तो भी आपका क्या माना जाएगा, वो डिविडेंड का इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। चलिए अब कुछ ऐसी इनकम है जो इनका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा। फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, वो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा। अगर आप गुड्स परचेज करते हो किसी इंडियन से,
परचेज कर डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट कर देते हो, इंडिया में आप उसका ट्रेड ही नहीं करते हो, तो वो आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा, उसका इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। आप इंडिया में आते हो ओनली न्यूज कलेक्ट करने के लिए, आप कोई न्यूज वाले हो, आप न्यूज कलेक्ट करने के लिए इंडिया में आते हो और फिर क्या करते हो, उसको न्यूज को आप आउटसाइड इंडिया भेज देते हो, तो ये भी आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया नहीं माना जाएगा। आप क्या करते हो, एक फिल्म शूटिंग करते हो इंडिया में, तो उससे मतलब जो भी इनकम आएगा वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर इसमें कंडीशन क्या रहेगी, जो नॉन रेजिडेंट जो फिल्म शूटिंग कर रहा है वो क्या होना चाहिए, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर आप वो कंपनी है जो फिल्म शूटिंग कर रही है, वो पूरी कंपनी या फर्म है, तो उसका कोई भी पार्टनर या कोई भी डायरेक्टर या कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्या करते हो ना, अनकट डायमंड्स को इंडिया में सिर्फ शो करने के लिए लेके आते हो, तो अगर शो करने से आपको कुछ भी इनकम होता है वो आपका इनकम क्या नहीं माना जाएगा। और सॉरी, आप शो करते हो, सिर्फ ओनली शो करते हो, कुछ भी इनकम नहीं कमाते, ओनली शो करते हो, तो वहां वो क्या होगा ना, वो आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा। चलिए, इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। अब मेरी बात सुनना, इंडिया में आपकी कोई जमीन है, अगर आप उसको बेचे हो, वहां से उसको कोई इनकम आता तो इंडिया में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, आंसर इज इंडिया में माना जाएगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है, देखो क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर डीम्ड टू बी इन इंडिया whether place of registration of document of transfer or payment of consideration for the transfer is within India or outside India। मतलब आपने पेमेंट कहीं किया हो, आपने रजिस्ट्रेशन कहीं किया हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। एसेट अगर इंडिया का है तो इंडिया में वो क्या माना जाएगा, इंडिया का इनकम माना जाएगा। इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया इन केस ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस और टेक्निकल सर्विसेज। अब मेरी बात समझना, इनके केस में जो आपका इनकम हुआ वो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया कब माना जाएगा, मेरी बात समझना। आपको इंटरेस्ट मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है, कहां से मिलता है, इंडियन गवर्नमेंट से मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट से आपको एक चीज मिलती है, या फिर आपको इंडिया को रेजिडेंट से पैसा मिलता है, ये ऑलवेज भी आपका डीम्ड टू बी एक्रू इन इंडिया मान लिया जाएगा। आप माना जाएगा कि आपने इसको इंडिया में ही कमाया है। इफ रेजिडेंट यूज दिस मनी और सर्विस इन इंडिया, वो रेजिडेंट उस पैसे को इंडिया में यूज किया होना चाहिए। अगर नॉन रेजिडेंट से अगर आपको सब कुछ मिला है तो ये भी आपका इंडिया में मान लिया जाएगा इनकम। बेशर्त ये रहेगा कि उसने क्या किया है ना, जो भी आपने उसको एसेट वगैरह दिया है रॉयल्टी वगैरह पे, या फिर आप उस रॉयल्टी जो चार्ज कर रहे हो, तो नॉन रेजिडेंट जो आपने उसको सर्विस दिया है, आपने उसको जो सर्विस दिया है या फिर आपने जो उसको पैसा दिया है लोन का, वो सब उसने अगर इंडिया में यूज किया है, तो वहां से जो उसको इंटरेस्ट आप जो पे कर रहा है वो आपको इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, वो भी आपके इंडिया में इनकम मान लिया जाएगा, उसको इंडिया में टैक्सेबल अपन कर देंगे। अब ध्यान रखना, आपको क्या मिला है, लमसम कंसिडरेशन मिला है और हॉट सप्लाई ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर। ये आपका रॉयल्टी नहीं है ना, ये आपका रॉयल्टी नहीं है, आपको तो एक गुड्स सेल करने के लिए आपको क्या मिला, एडवांस मिला है। इट्स नॉट डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया। इफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर कैपिटल गेन, अगर आपका प्रॉपर्टी जो आपने ट्रांसफर किया वो कैपिटल गेन के प्रोविजंस में कवर होता है, तो उसको अपन रॉयल्टी नहीं मानेंगे, उसको अपन क्या नहीं मानेंगे, रॉयल्टी नहीं मानेंगे। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, रॉयल्टी का मतलब होता है, रॉयल्टी मींस कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट और इन्फॉर्मेशन। अगर आपने उसका राइट ट्रांसफर करने के लिए कुछ पैसा लिया, उसको होता है अपन रॉयल्टी। कंसिडरेशन फॉर राइट टू यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ फिल्म इन कवर्ड बाय अंडर रॉयल्टी। पता है भाई, अगर आप किसी को राइट ट्रांसफर करते हो तो वो आपका रॉयल्टी में कवर होता है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का मतलब क्या होता है ना, आपने कोई मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विस दी है, उसके बदले में आप पैसा चार्ज कर रहे हो, उसको बोलते हैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। अगर वो ये जो उन्होंने आपने उसको जो सर्विस दी, अगर उसका यूज इंडिया में करता है तो आप क्या बन जाएगा, इंडिया में एक्रू और राइज इंडिया इनकम मान लिया जाएगा। अब मनी पे करते हो, गिफ्ट देते हो, रेजिडेंट गिफ्ट देता है, मनी पे करता है किसको, नॉन रेजिडेंट को, विदाउट कंसिडरेशन। अगर वो केस में पेमेंट करता है 50,000 रुपए से ज्यादा है तो क्या मान लिया जाएगा, उसका 56(2)(10) लग जाएगा और वो इंडिया में क्या हो जाएगा, उसका टैक्सेबल हो जाएगा एज ए गिफ्ट। अब ये प्रोविजन क्या है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर अपने आकर क्या होता है ना, यहाँ आके अपना रेजिडेंशियल स्टेटस अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यहाँ आके अपना रेजिडेंशियल स्टेटस अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चलिए